हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग द प्रेसिडेंट के बारे में सारा कुछ कवर करेंगे। जितने भी तरह के टॉपिक्स इसमें कवर किए जा सकते हैं, सब टॉपिक्स, उन सबको हम आज द प्रेसिडेंट के अंदर कवर करेंगे, जो हमारे इंडियन पॉलिटी के पार्ट 5। और वो जो पार्ट 5 है वो आर्टिकल 52 से 78 के बीच में आता है। हम लोग आज ये भी देखेंगे कि इनका इलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कौन कौन से लोग इनके इलेक्शन में शामिल होते हैं, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब कैसे इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बेसिकली इनको कैसे रिमूव किया जाता है, कैसे इम्पीच किया जाता है जो आर्टिकल 61 के अंतर्गत आता है। फिर इनके कितने सारे पावर है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, पार्डनिंग पावर, डिस्क्रिशनरी पावर, ये सब को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड मैं जो भी चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट सब टॉपिक, दैट इज इलेक्शन। हाउ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज कंडक्टेड। आई मीन उनको इलेक्टोरल कॉलेज में कितने लोग शामिल होते हैं, किन्हें किन्हें अधिकार है वोट देने का, सब कुछ। फिर एक वोट ऑफ एमपी एंड एमएलए कितना होता है, वो सब, वैल्यू ऑफ द वोट्स एंड एवरीथिंग विल कवर अंडर दिस सब टॉपिक। सो द फर्स्ट थिंग इज, जब उनका इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, तो डायरेक्टली एज ए सिटीजन वी डोंट हैव द राइट्स टू इलेक्ट आवर प्रेसिडेंट। सो उनका एक एक अलग इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, जिनमें से निर्धारित होता है कि कौन कौन से लोग उनके इलेक्शन में शामिल हो सकते हैं, उन्हें वोट कर सकते हैं, जिनमें तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक आपको होगा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस। ध्यान रखिएगा, एक कुछ मेंबर इलेक्टेड होते हैं, कुछ मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं। यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। सो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। एक तो ये होगा कि जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे हमारे लोकसभा से, और जो भी इलेक्टेड मेंबर होंगे हमारे राज्यसभा से, उन सबको अधिकार है कि प्रेसिडेंट के वोटिंग में हिस्सा ले सके, उनके इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल हो सके। सेकेंड हमारा होगा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर मतलब जितने भी हमारे विधानसभा हैं भारत में, उन सभी विधानसभा में जितने मेंबर्स इलेक्टेड हैं, उन सबको अधिकार है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में शामिल हो सके। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है। अब तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर तीसरा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे टोटल अभी करेंटली 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है। स्टेट का तो रिप्रेजेंटेशन मिल गया इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स, लेकिन जो हमारे 8 यूनियन टेरिटरीज हैं उनके रिप्रेजेंटेशन का क्या। लेकिन उनमें उन आठों यूनियन टेरिटरीज में से सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरीज हैं ऐसे, जिनके इलेक्टेड मेंबर्स को अधिकार है कि वो इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल हो सकते हैं। वो 2 यूनियन टेरिटरीज है, एक अपना है दिल्ली और एक है पुदुचेरी। पुदुचेरी यहाँ दोनों के अगेन, ये यहाँ के भी elected members of union territories of Delhi and Puducherry also have the right to be a part of electoral college of the president. So यहाँ पे कौन कौन से तीन तरह के लोग इसमें भाग लेते हैं। एक हो जाएगा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, एक हो जाएगा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब जितने भी भारत में विधानसभा हैं उन सब के इलेक्टेड मेंबर्स को अधिकार है कि प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल हो सकते हैं, वो प्रेसिडेंट का चयन कर सकते हैं। तीसरा है हमारे जो 8 यूनियन टेरिटरीज है उसमें से 2 यूनियन टेरिटरीज जो कि दिल्ली है और एक है पुदुचेरी, उनके इलेक्टेड मेंबर्स भी हिस्सा ले सकते हैं। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग नॉर्मली हमारे यहाँ जब एमएलए का इलेक्शन हुआ या एमपी का इलेक्शन हुआ, उसमें वन वोट वन वैल्यू है। लाइक मैं अगर वोट दूं, अगर मैं 18+ हूं तो मेरे भी मेरे वोट का भी उतना ही वैल्यू है जितना कोई 25 ईयर्स ओल्ड मेंबर देगा। बट यहाँ पे जो होता है कि वोट ऑफ एमएलए, क्योंकि वोट ऑफ एमएलए डिफर करता है स्टेट टू स्टेट, क्योंकि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में एमएलए की संख्या ज्यादा है, लेकिन बिहार ऐसे राज्य में एमएलए की संख्या कंपैरेटिवली कम है। क्या दोनों जगह के एमएलए का वोट का वैल्यू इक्वल है इन टर्म्स ऑफ इलेक्टिंग प्रेसिडेंट? नो। सो एक फॉर्मूला होता है किसी भी
वोट ऑफ एमएलए के वैल्यू निकालने का कि एक एमएलए की वोट की कितनी वैल्यू है, उसका फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि वोट ऑफ एमएलए है, किसी भी राज्य के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का अगर उसके वोट का वैल्यू निकालना है, उसका फॉर्मूला ये होता है, अपने न्यूमरेटर में आता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। उस स्टेट की जितनी पॉपुलेशन होती है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय, न्यूमरेटर में आ जाएगा, पहले आ जाएगा टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, एंड ये डिनोमिनेटर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यहीं से वेरिएशन क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ पे आता है नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स। अब ध्यान रखिए, नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स और इनटू 1000, ये है एक्चुअल फार्मूला। बट आप ध्यान रखें, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, हर स्टेट का पॉपुलेशन सेम नहीं होगा, हर स्टेट के नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर सेम नहीं होंगे, इसलिए जब आप इस फॉर्मूला पे डालेंगे तो हर एक एमएलए का वोट का वैल्यू डिफर करता है स्टेट टू स्टेट। तो सिमिलरली जब आप वोट ऑफ एमएलए पता चला है, तो आप एमपी का वोट भी सेम नहीं होगा, उसके वोट का वैल्यू भी अलग होगा, डिफर करेगा। तो वोट ऑफ एमपी जब हम निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा वैल्यू ऑफ ईच वोट ऑफ, ओके, सो डायरेक्ट फॉर्मूला इफ आई टेल यू, इट इज टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलए। तो जितने भी टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलए, न्यूमरेटर में सबसे पहले आएगा, सॉरी, एम एल ए, ओके। तो न्यूमरेटर में जितने भी हम लोग यहाँ पे वोट ऑफ एमएलए निकालेंगे और जितने भी हमारे एमएलए वोट करेंगे, उसका टोटल वैल्यू हम न्यूमरेटर में डालेंगे, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा, बस इतना। आप ध्यान रखिए कि वोट ऑफ एमएलए जब निकालना हो तो न्यूमरेटर में टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इनटू 1000। आप देखिए स्टेट का पॉपुलेशन स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, ऑल राइट, नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, ऑल राइट। तो जब आप इस फॉर्मूला में डालेंगे तो वोट ऑफ एन एमएलए फ्रॉम स्टेट टू स्टेट विल वेरी। सिमिलरली वोट ऑफ एमपी जब निकालेंगे तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलए, जितने भी एमएलए का टोटल वैल्यू होगा उनको, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। जब इस फॉर्मूला पे हम डालेंगे तो हमें वोट ऑफ एमएलए एंड वोट ऑफ एमपी मिल जाएगा। अब आता है कि ये जो तरीका हम अपना रहे हैं, जो इलेक्टेड मेंबर सेलेक्ट करेंगे और ये जो इनका वोट का वैल्यू हुआ, जो हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो बेसिकली ये होता कैसे है। जैसे कि पूछा जाएगा कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरह के रिप्रेजेंटेशन से होता है, तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है, क्योंकि आप एमएलए का वोट वैल्यू भी देखिए प्रोपोर्शनल है, एमपी का भी वोट वैल्यू देखिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये कहा जाता है कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मतलब एक एक वोट को गिनती करके बेसिकली ट्रांसफर किया गया, उसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बोलते हैं। तो इनका इलेक्शन होगा, एक तो हो जाएगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसका अर्थ ये हुआ कि जितने भी, अब प्रेसिडेंट का क्योंकि डायरेक्टली इलेक्ट होते नहीं है, तो किस तरीके से होते हैं, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होते हैं। और कैसे, तो बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स, ठीक है। अब अगर मान लो उनका इलेक्शन हुआ प्रेसिडेंट का, ठीक है, और किसी तरह का डिस्प्यूट आ गया, एनी डिस्प्यूट, किसी तरीके का डिस्प्यूट हो गया, मान लीजिए उनका, उनपे माल प्रैक्टिस का आरोप लग गया, या उनपे कहा गया कि जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनको ये फुलफिल नहीं कर रहे, या कुछ भी, तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का अधिकार सिर्फ हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट को है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन ओनली इंटरवेन इनटू द डिस्प्यूट ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, द सुप्रीम कोर्ट।
तो द सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है सिर्फ कि वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सके। तो मैं क्या बताया हूँ इस स्लाइड में, मैं एक बार और नटसेल में इसे रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि देखिए, प्रेसिडेंट का अगर इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा कि किन किन लोगों को अधिकार है हमारे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का, तो उनमें सबसे पहले हमारे लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स रहेंगे। आप ध्यान रखिए, इनमें जो भी मेंबर वोट करेंगे वो सारे इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, नन ऑफ देम हैज टू बी नॉमिनेटेड, ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट, स्टेट लेजिस्लेचर के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे उनको अधिकार है, जिन्हें हम एमएलए बोलते हैं। दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, हमारे टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, उसमें से 2 यूनियन टेरिटरीज नेमली दिल्ली एंड पुदुचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स को ये अधिकार है कि वो हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल हो सकते हैं। तो अब वोट वैल्यू की बात कर रहे हैं कि एमएलए का वोट वैल्यू कितना होता है, एमपी का वोट वैल्यू कितना होता है, तो ये है फॉर्मूला। और एमएलए का वोट स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, क्योंकि नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्टेट विल वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट इवेंचुअली, दैट इज द रीजन। अब ये पूरा तरीका क्या है, किस तरीके से इनको चुना जा रहा है प्रेसिडेंट को, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। और एक और चीज आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि इनका जो वोटिंग होता है वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है, सीक्रेट बैलेट। सो ये कुछ आप इस तरीके से समझ लीजिए, जो पहले के जमाने में जैसे बैलेट बॉक्स में चुनाव होता था उसी तरीके से। नो ईवीएम, नो ईवीएम्स आर यूज, नो सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट इज यूज, जस्ट अ सीक्रेट बैलेट विच इज यूज। आप जाओगे मैनुअली वोट डालोगे बाहर आओगे। सो दैट इज द थिंग, आई होप आई हैव मेड क्लियर, आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर। सो नेक्स्ट सब टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है कि हम बात करेंगे प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन के बारे में, कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनके कंडीशंस ऑफ ऑफिस क्या हैं, उनके टर्म कितने होंगे, कब रिजाइन कर सकते हैं। सो बेसिकली विल टॉक अबाउट दैट। ऑलराइट, सो क्वालिफिकेशन में सबसे पहले हम लोग आएंगे एज फैक्टर पे, ठीक है। एज फैक्टर ये है कि कोई भी इंसान जो 35 ईयर्स का हो या उससे प्लस हो, उससे पूरा राइट है कि वो प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफाइड है, ठीक है। उसका बस एज 35 होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड कंडीशन ये आता है कि कोई भी इंसान जो राष्ट्रपति बनने की चाह रखता है, उसके लिए दूसरा क्राइटेरिया ये है कि उससे ही हैज टू बी क्वालिफाइड ऑफ फॉर मेंबर ऑफ लोकसभा। मतलब उसे लोकसभा के मेंबर का जो क्वालिफिकेशन होता है उस क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। सो इट इज क्वालिफाइड फॉर member of Lok Sabha. He need not be member of Lok Sabha or Rajya Sabha, but the qualification criteria has to meet the qualification criteria of a member of Lok Sabha. So that's the requirement. Third is now, okay, let me add one more point. अब जब ये बन जाएंगे तो उनको ओथ कौन दिलवाएगा? प्रेसिडेंट को ओथ एडमिनिस्टर करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। The oath of the President of India is administered by the Chief Justice of India. और ये वाइस वर्सा भी होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हमारे प्रेसिडेंट ओथ एडमिनिस्टर कराते हैं, तो ये वाइस वर्सा है। एनीवेज आई जस्ट एडेड है। सेकेंड इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन एज वन, सेकेंड इज द क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग द मेंबर ऑफ लोकसभा। इफ ही इज क्वालिफाइड फॉर बीइंग द मेंबर ऑफ लोकसभा तो वो प्रेसिडेंट का पर्ची भर सकते हैं, कुछ इस तरीके से समझिए। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन में आता है कंडीशन ऑफ ऑफिस, कंडीशन ऑफ ऑफिस। यहाँ कंडीशन ऑफ ऑफिस ये होता है कि वो किस कंडीशन में उस पोस्ट के लिए हाईली एलिजिबल है, क्या क्या कंडीशन उनको हाईली एलिजिबल बनाता है। सबसे पहला, इसके अंतर्गत सबसे पहला कंडीशन ये आता है कि वो किसी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ बताया क्वालिफाइड फॉर मेंबर ऑफ लोकसभा, तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि वो एक एमपी होंगे। अगर वो एमपी है तो ही कैन नॉट बी क्वालिफाइड टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो ही नीड नॉट बी द मेंबर ऑफ ईदर हाउस, सो नीड नॉट be the member of any house, member of either house, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी हाउस के वो मेंबर नहीं होने चाहिए। दूसरा चीज होता है जो ऑलमोस्ट कॉमन होता है, वो होता है नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इट मीन्स आप अगर किसी सर्विस में हो, इन सेंस कि somebody इज ए क्लर्क इन ए पब्लिक सेक्टर बैंक एंड वो चाहते हैं कि बिसाइड्स बीइंग अ क्लर्क विथ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट जॉब
अगर वो चाहता है प्रेसिडेंट बनना, सो ये एलिजिबिलिटी के बाहर आता है। सो उसको कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना होगा या कोई ऐसा बिजनेस जिसमें वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। थर्ड थिंग आ जाता है कि उन्हें किसी भी तरह, ये शायद आर्टिकल 361 में मेंशन्ड है, यस आई होप सो। तो आर्टिकल 361 में भी ऐसा है कि उन क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इम्यूनिटी दी गई है। उनको सर्टेन क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, उससे उनको इम्यूनिटी दिया जाएगा। तो इसमें आ जाएगा आपको आर्टिकल 361 में, तो इम्यून फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग, इम्यून फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। ये गवर्नर के लिए भी होता है, बट यहाँ पे आर्टिकल 361 के अंदर प्रेसिडेंट को क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इम्यूनिटी दी जाती है, ठीक है। अब इनके टर्म की बात कर लेते हैं, तो टर्म इनका रहेगा 5 इयर्स का, ठीक है। और इसी टर्म में एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है, अनलाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका में होता है कि आप रीअपॉइंट में मैक्सिमम 2 टाइम्स, लाइक वी हैव सीन अर्लियर बराक ओबामा, करेंटली डोनाल्ड ट्रंप, ये लोग 2 टर्म सर्व कर चुके हैं, बट दे कांट सर्व द थर्ड टाइम, थर्ड टाइम में सर्व नहीं कर सकते। बट इंडिया में जो है नंबर ऑफ रीअपॉइंटमेंट, ऐसा उसमें ऐसा नहीं है कि आप रीअपॉइंटमेंट के लिए जब एलिजिबल होते हो तो ओनली 2 टाइम्स यू कैन बी रीअपॉइंटेड। इन इंडिया द नंबर इज इनफिनाइट, इट इज नॉट डिफाइंड बेसिकली, कि आप कितने टाइम अपॉइंट हो सकते हो, इट इज नॉट डिफाइंड। तो ये एक अंतर है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इम्पीचमेंट। ये इस टॉपिक का दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक आ जाता है कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब ये रिमूव द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे देश के हैं, उनका रिमूवल प्रोसेस का क्या तरीका है। रिमूवल प्रोसेस को ही बेसिकली, इम्पीचमेंट इज नथिंग बट द रिमूवल प्रोसीजर फॉर रिमूवल प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बस एक रिमूवल प्रोसीजर है, और ये इम्पीचमेंट के बारे में अपने आर्टिकल 61 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे इस चीज के बारे में जिक्र किया गया। आर्टिकल 61 में बताया गया है कि प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या है, उसे किस कंडीशन पे इम्पीच किया जा सकता है। तो हम लोग आज उस कंडीशन को समझेंगे कि किस कंडीशन पे इम्पीचमेंट होती है और कैसे वो इनिशिएट होता है। तो अगर आपका इम्पीचमेंट हो रहा है, उसका बेसिस ये होना चाहिए कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि आप तभी उनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट मूव कर सकते हैं जब उन्होंने कोई कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया हो। तो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर ये हुआ है तो इम्पीचमेंट होगा। फर्स्ट बेसिस, द फर्स्ट पिलर फॉर मूविंग इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट इज इफ ही और सी हैज वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो गया, इम्पीचमेंट मूव कर गया, तो ये कौन सा हाउस इनिशिएट करेगा कि इम्पीचमेंट का जो बिल है, ये इम्पीचमेंट बिल कौन सा हाउस इनिशिएट करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है एज सच कि कौन सा हाउस इनिशिएट करेगा, इट कैन बी इनिशिएटेड बाय ईदर हाउस, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इट कैन बी इनिशिएटेड बाय ईदर हाउस, ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, ईदर हाउस। नाउ अगर वो मूव कर गया तो कितने लोग उन पे साइन करेंगे, तो उनका है कि एटलीस्ट 1/4 मेंबर हैज टू साइन, साइंड बाय 1/4 मेंबर, ठीक है। 1/4 मेंबर्स को साइन करना होगा। एंड अगर मान लीजिए वो लोकसभा में सबसे पहले मूव कर गया, तो 1/4 मेंबर उसमें साइन करेंगे, फिर राज्यसभा को पास ऑन करेंगे। अगर वो राज्यसभा में पास हुआ, इनिशिएट हुआ, तो राज्यसभा के 1/4 मेंबर साइन करेंगे एंड नेक्स्ट लोकसभा में पास ऑन होगा। और इसमें सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है कि इस बिल को इम्पीच करने के बाद प्रेसिडेंट को 14 डेज का प्रायर नोटिस दिया जाता है, 14 डेज प्रायर नोटिस, ठीक है। 14 डेज प्रायर नोटिस इनको दिया जाता है, इनको बताया जाता है कि हम लोग इम्पीचमेंट आपके अगेंस्ट मूव कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ साइन होने के बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, वो ये आता है कि इस रेजोल्यूशन को किस मेजोरिटी से पास किया जाएगा, ठीक है। एक सिंपल मेजोरिटी है, एक आपका स्पेशल मेजोरिटी है। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम सिंपल मेजोरिटी यूज होती है, बट कुछ कंडीशन है जहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी यूज होती है। सो ये एक ऐसा इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है जिसमें रिजोल्यूशन हैज टू बी पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
resolution resolution passed by special majority, resolution passed by special majority by both houses। ये नहीं कि कोई एक हाउस में कोई और मेजोरिटी से पास हो गया, दूसरे हाउस में कोई और नहीं। स्पेशल मेजोरिटी जो कि सबसे एक्सट्रीम केस होता है, इस स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू ही दोनों हाउस को पास करना है रेजोल्यूशन, तभी वो पारित होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि ये रिमूवल प्रोसेस है। जैसे हमने देखा कि उनके इलेक्टेड प्रोसेस में, उनको इलेक्ट करने के प्रोसीजर में, उनके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं, तो हमने तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा। क्या पढ़ा? पहला कि उसमें इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा होंगे, ठीक है। दूसरा पढ़ा हमने कि उसमें इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे, जो स्टेट के होते हैं, एमएलएस बेसिकली। थर्ड हमने पढ़ा कि 8 हमारी यूनियन टेरिटरीज है, उसमें से 2 यूनियन टेरिटरीज जो कि दिल्ली और पुदुचेरी है, उनके इलेक्टेड मेंबर्स शामिल होंगे। तो वो था कि प्रेसिडेंट को चुनने टाइम जो इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा उसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे, वोट देंगे बेसिकली। अब आता है कि ये जो रिमूवल है, जब इम्पीचमेंट होगा तो उनमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। तो इनमें जो लोग इम्पीचमेंट में शामिल होते हैं, इनमें बड़ा सिंपल है। आप एक याद रखिए कि जो भी है, चाहे वो इलेक्टेड हो, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है। जैसे उसमें था कि सिर्फ इलेक्टेड, इसमें है कि इलेक्टेड हो या आप नॉमिनेटेड हो, आई डोंट केयर। आप इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो, वी डोंट केयर। आप बस इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो, आप मेंबर्स कहाँ कहाँ के होने चाहिए? राज्यसभा और लोकसभा। मतलब दोनों हाउस, बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट of all the people elected and nominated has to come and participate in the process of impeachment। इसमें स्टेट के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं है, यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं है। इसमें बस राज्यसभा और लोकसभा का रोल है। और कौन कौन से लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? तो वो इलेक्टेड हो तभी चलेगा, नॉमिनेटेड हो तभी चलेगा। एज सिंपल एज दैट। कोई नो मेंबर फ्रॉम एनी स्टेट लेजिस्लेचर एंड यूनियन टेरिटरीज। ओके, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। इसमें इम्पीचमेंट से ज्यादा कुछ है नहीं। अब हम इतना ही है। नेक्स्ट सब टॉपिक इज पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अब पावर को, प्रेसिडेंट को कई तरह के पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, वीटो पावर, कई तरह के पावर है। अब उन सब पावर को प्रेसिडेंट कब इस्तेमाल करते हैं, कितना करते हैं, उनको कितना दिया गया है, ये सब हम लोग समझेंगे। उनके अलग अलग पावर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उनके एग्जीक्यूटिव पावर को डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जीक्यूटिव पावर, सो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट बेसिकली कहता क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर, सबसे पहली चीज हमें समझना ये जरूरी है कि ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। इसका अर्थ ये हुआ कि जितने भी तरह के एग्जीक्यूटिव पावर है सेंट्रल के, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया के जितने भी तरह के एग्जीक्यूटिव पावर, वो सब प्रेसिडेंट के पावर के अंदर आता है, ठीक है। जैसे क्या हो गया कि कोई भी रूल्स बनाना हो, कि मेकिंग रूल्स फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट में, किसी तरीके का ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस हुआ, उसमें यूनियन गवर्नमेंट के किसी तरह का एग्जीक्यूटिव रूल हुआ, वो प्रेसिडेंट के पावर के अंदर आ गया, उनके जुरिस्डिक्शन के अंदर आ गया। किसी भी तरह का अपॉइंटमेंट हुआ, चाहे पीएम का अपॉइंटमेंट हुआ, चाहे कैबिनेट मिनिस्ट्री का हुआ, चाहे अटॉर्नी जनरल का, चाहे सीएजी का, या किसी भी तरीके का, वो उनके एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर आता है। चाहे किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया घोषित करना है तो वो आ जाएगा उनके अंदर, ठीक है। तो दो तीन चीजें आती है। सबसे पहले तो एक आप समझ ले, उनका एग्जीक्यूटिव पावर ये भी होता है कि वो किसी तरह के अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम, उनके कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, उनके जितने कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स होंगे उनका कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल का कर सकते हैं। सीएजी का कर सकते हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनका कर सकते हैं। गवर्नर का कर सकते हैं, ठीक है। ये सब अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर आता है, ठीक है। दूसरा, आप इनका इंपॉर्टेंट आप समझ लीजिए कि एक तो ये एग्जीक्यूटिव पावर हो गया। दूसरा एग्जीक्यूटिव पावर ये होता है किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया घोषित कर देना। ये पावर प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर आता है। डिक्लेयर एनी एरिया शेड्यूल एरिया, डिक्लेयरिंग एनी एरिया शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है।
ये भी प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव, एक तो हो गया कि अपॉइंटमेंट, इन लोगों का अपॉइंटमेंट, दूसरा हो गया कि किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया अगर डिक्लेयर करना है तो वो प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर आ गया। तीसरा आ गया कि रूल्स बनाना, जैसे कि रूल्स अमूमन लेजिस्लेचर बनाते हैं, हमारे जितने भी लेजिस्लेटिव बॉडी होते हैं उनका काम है मेकिंग रूल्स। बट सर्टेन जगह पे है, जैसे कि कोई भी रूल्स ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, अगर यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस से रिलेटेड कोई भी रूल्स हो, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस से रिलेटेड कोई भी रूल्स हो, एनी रूल्स, ठीक है, कोई भी रूल्स हो जो यूनियन गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस से रिलेटेड हो, वो भी प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर आता है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। अब इनकी लेजिस्लेटिव पावर का बात कर लेते हैं। लेजिस्लेटिव पावर ये है, लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है। अब इनका लेजिस्लेटिव पावर ये होता है कि सबसे पहले ये है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन के जितने भी मेंबर हैं उनका डिस्क्वालिफिकेशन अगर करना हो, डिस्क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ disqualification of members of election commission, so basically disqualification of election commissioners, ये जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, ये इनकी लेजिस्लेटिव पावर के अंदर आता है। ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को अपॉइंट भी कर सकते हैं जब ऑफिस वैकेंट हो, ये भी इनके लेजिस्लेटिव पावर के अंदर आता है। ये लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, ये इनके लेजिस्लेटिव पावर के अंदर आता है, क्योंकि लोकसभा को डिसॉल्व कौन करता है?